अस्सलाम वालेकुम। DAE प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ET 125 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका जो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कोई भी चीज़ है उसका बेस पॉइंट लाजमी होता है, यानी जिससे वो बनी हुई होती है। यानी हर चीज़ का जो बेस पॉइंट है वो एटम है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस पॉइंट है या बेस है वो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने से पहले मैं एटम को यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एटम है। एटम को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें से ही हमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका हमें आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने एक एटम बनाया है, ये हमारा एटम है। ये जो बाहर वाले हैं इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं और जो सबसे दरमियान वाला है ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं जी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो ऑर्बिट्स हैं उसमें हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम इस एटम को स्टडी करते हैं। ये मजीद 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है या 3 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो इलेक्ट्रॉन है। सेकंड चीज़ इसमें आ जाती है जी प्रोटॉन्स, और थर्ड इसमें आ जाता है न्यूट्रॉन। तो ये 3 चीज़ें मिलके एक एटम क्रिएट करती हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को इंडिविजुअल डिफाइन करेंगे कि इन तीनों चीज़ों का सिंबल क्या है, इनको किससे डिनोट किया जाता है, और इनका मास क्या है, और इन पर चार्ज कौन कौन सा होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूट्रॉन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोटॉन। सेकंड पे प्रोटॉन आ जाएगा, और थर्ड पे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी इलेक्ट्रॉन। इसका सिंबल क्या है, इस पे चार्ज कौन सा होगा, और इसका मास क्या होगा। ये हमारा आ गया न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट्स आ गए। ऑर्बिट को हम शेल भी कह सकते हैं, इसको भी हम ऑर्बिट बोलेंगे। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ प्रोटॉन्स आ गए। ओके, न्यूट्रॉन का सिंबल है वो N है, ये आपने याद रखना है। प्रोटॉन P से स्टार्ट हो रहा तो इसका सिंबल P है, और इलेक्ट्रॉन E से स्टार्ट हो रहा तो इसका सिंबल E है। अब इस पे चार्ज क्या होगा, न्यूट्रॉन है तो इस पे न्यूट्रल चार्ज है, या आपने इस पे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। इसको आपने याद करने के लिए रूल ऑफ थंब देख लेना है, N फॉर न्यूट्रल, P फॉर पॉजिटिव, एंड नेगेटिव को आपने E से डिनोट करना है। अब इस इनका मास कितना है ये देख लेते हैं हम। जो न्यूट्रॉन है उस पे 1.675 क्रॉस 10 रेज टू पावर -27,
प्रोटॉन का जो मास है वो 1.675 क्रॉस 10⁻⁻27 और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.107 क्रॉस 10⁻⁻31। ये दोनों सेम है क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये एक ही जगह मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। यानी न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, न्यूट्रॉन भी यहीं पे मौजूद है और प्रोटॉन भी यहीं पे ही मौजूद है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर जो आउटर शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसलिए इन दोनों का मास सेम है क्योंकि ये दोनों एक जगह पर ही हैं। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम एटम को डिस्कस करते हैं कि बाय डिफॉल्ट एटम पर क्या चार्ज होगा। बाय डिफॉल्ट एटम पे जो चार्ज होता है वो कोई चार्ज नहीं है, यानी बाय डिफॉल्ट जो एटम है वो न्यूट्रल होगा क्योंकि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है, तो इसलिए इस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। तो अब इस पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया वो चार्ज कब होगा, यानी जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या लूज करेगा तब एटम पर उसी लिहाज से चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बाय डिफॉल्ट एटम पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद हैं उतने ही बाहर ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। लेट्स सपोज इसमें 4 प्रोटॉन मौजूद हैं तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 4 ही होगी। इस वजह से इस पर जो चार्ज है वो न्यूट्रल होगा। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी होती है कि ये जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको फ्रीली मूव करने नहीं देती, यानी इनको अपने साथ जोड़कर रखती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कब करेंगे, ये तब फ्रीली मूव करेंगे जब इन पर कोई बैरूनी फोर्स यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगी, तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव कर जाएंगे। तो ये फ्रीली मूव कब करेंगे, जब कोई हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर आएगी। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हम आगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को स्टडी करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि शेल्स की तादाद, इनके बारे में कैसे पता चलेगा कि किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे पहले तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है इसको हम वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब इस वैलेंस ऑर्बिट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इनकी तादाद को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम एक छोटा सा फार्मूला है उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली 2n⁻², ये एक छोटा सा फार्मूला है। इसमें हम अपनी वैल्यूज यानी ऑर्बिट का नंबर पुट करते जाएंगे, n इक्वल्स ऑर्बिट नंबर। लेट्स सपोज ऑर्बिट नंबर 1 को हम देख लेते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1⁻², 1 एंड 2 × 1 = 2। तो जो हमारा ऑर्बिट नंबर 1 होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह जो ऑर्बिट नंबर हमारा
सेकंड होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह जो हमारा थर्ड ऑर्बिट होगा उसमें हमारे पास बनेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बताना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं हम इसको, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होगी। यानी आखिरी जो ऑर्बिट है वो चाहे कोई भी एटम है उसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी ये 1 to 8 हो सकती है, लेकिन 8 से ज़्यादा किसी सूरत भी नहीं हो सकती। ये आपने रूल ऑफ थंब है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैं 3 एटम्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 एटम्स ड्रॉ किए हैं। पहला सिलिकॉन है, दूसरा कार्बन और थर्ड कॉपर। इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 है, या इसका नंबर 14 है, ये 6 है और इसका 29 है। अब ये एटम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये हम फार्मूला से देखते हैं, जिसे हमने पीछे देखा था। मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ। पहले ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 आ सकते हैं, फोर्थ ऑर्बिट में 32 आ सकते हैं। सिलिकॉन का नंबर 14 है, तो इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी हमने फार्मूला की मदद से इनको कैलकुलेट किया है। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह थर्ड में जितने रिमेनिंग है वो थर्ड में आ जाएंगे। सो 8 + 2 10, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे। तो ये सिलिकॉन का जो एटम है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 14 जो शो कर रहा है ये प्रोटॉन की वैल्यू है, प्रोटॉन और इतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के 6 होते हैं। अब हमने 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पहले में 2 आ जाएंगे और जो रिमेनिंग 4 है वो लास्ट ऑर्बिट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिट में आ जाएंगे। 6 कंप्लीट हो गए। अब हमने 29 को एडजस्ट करना है। सो पहले ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास आएंगे 8, एट प्लस 2 10। नेक्स्ट में हमारे पास आएंगे 18, थर्ड में हमने 18 को एडजस्ट करना है। तो ये 18 आ गए और पीछे एक जो बच जाएगा वो आउटर या वैलेंस ऑर्बिट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आउटर में आ गया। सो इस तरह हमने जो भी एटम है उसके हमने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आपने फॉर्मूला अपने जहन में रखना है और
اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس میں آربٹس بنا کے الیکٹرانس کو یہاں پہ آپ نے ایڈجسٹ کر دینا. یہاں مزید ایک بات بہت ضروری ہے جو کہ ویلنس الیکٹران کے بارے میں ہے. ان ہی ویلنس الیکٹران پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایٹم کنڈکٹر ہے, انسولیٹر ہے یا سیمی کنڈکٹر ہے. یہ ہم نیکسٹ آنے والے ٹاپکس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہاں پہ میں اپنا لیکچر وائنڈ اپ کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس پورے لیکچر کی جو PDF فائل ہے وہ میں اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دوں گا, جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ وہاں جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے نوٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں.